पारुल अपने पति के जॉब शिफ्टिंग होने पर वो अपने पति रितेश और 5 साल के बेटे नक्श के साथ दिल्ली से मुंबई चली जाती है। पारुल का मायका भी मुंबई में ही होता है, इसीलिए वह सोचती है कि किसी दूसरे को किराए देने से अच्छा तो यही है कि अपने ही घर पर किराए देकर रहा जाए। अरे पारुल बिटिया, दामाद जी, नक्श लल्ला, आओ आओ, कैसे आना हुआ यूं अचानक? ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत। माँ, वो दरअसल रितेश की जॉब अब यहाँ मुंबई में ही शिफ्ट हो गई है और इसीलिए कहीं और किराए का घर लेने से अच्छा हमने यही सोचा कि मेरे ही घर में रहा जाए। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, इसी बहाने से मुझे तुम तीनों के साथ और भी ज्यादा समय बिताने को मिलेगा और हमें नक्श के साथ खेलने का वक्त भी मिल जाएगा। क्यों नक्श? हाँ सोनम, माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन माँ, हम यहाँ एक ही शर्त पर रहेंगे कि आपको हमसे किराया लेना होगा। प्लीज मना मत करना। लेकिन पारुल बिटिया, तू पागल हो गई है क्या? तू क्या अब अपने ही घर में रहने के लिए किराया देगी क्या? मैं जानती हूँ माँ, लेकिन वैसे भी हमें कहीं और रहकर किराया देना ही पड़ता ना, तो यही सही। प्लीज माँ, सोनम, समझाओ अपनी इस सास को। चमेली और सोनम मानते ही नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर बाद रितेश और पारुल के समझाने पर दोनों मान जाती है और अब पारुल अपने पति और बेटे के साथ वहां एक किराएदार बनकर रहने लगते हैं। एक रोज सोनम, माँ, मैं ना एक पार्लर जा रही हूँ, फिर वहां से अपनी फ्रेंड को मिलने जाऊंगी। तब तक आप दोनों नक्श का ख्याल रखना। और हाँ, मेरा ना एक कुरियर भी आएगा, तो उसे भी लेकर रखना, ठीक है? ठीक है पारुल दीदी, आप निश्चिंत होकर जाइए। पारुल वहां से चली जाती है और वो दोनों नक्श को संभालने लगती है। थोड़ी देर बाद पारुल के नाम पर एक नहीं बल्कि 10 कुरियर आते हैं। उन्हें देखकर सोनम और चमेली तो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या बहू, पारुल ने तो कहा था कि एक ही कुरियर आएगा, लेकिन यहाँ तो 10 बॉक्स आए हैं। मैडम, पूरे 7,630 रुपए हुए हैं, जल्दी पेमेंट कर दीजिए। क्या कहा? 7,630 रुपए? अरे लेकिन उसने पेमेंट तो किया होगा ना, तो आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? नहीं मैम, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, ये सब कैश ऑन डिलीवरी है। हे भगवान! कोई बात नहीं माँ जी, अभी के लिए मैं देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सोनम अलमारी से पैसे निकालकर उस डिलीवरी बॉय को दे देती है। रात में जब पारुल आती है तब सोनम उसे पैसे के बारे में बताती है, लेकिन वो बहुत थकी हुई होती है, इसीलिए वो कुछ ना कहकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, वाह वाह वाह, क्या बात है सोनम, आज तो कचौरियां बन रही है, खुशबू तो ऊपर के फ्लोर तक आ रही है। आज तो मेरे मजे ही है। अच्छा सुनो ना, मुझे वो 2 ककड़ी देना तो। हाँ पारुल दीदी, ये लो। अरे ओ निकम्मी लड़की, बस खाना ठूसने आता है तुझे, जरा खुद का खुद खाना भी बनाया कर। नीचे आकर हमारे साथ भी कभी खाना खाया कर। ऐसा लग रहा है कि तू अपनी है ही नहीं, बल्कि सच में एक किराएदार है। सॉरी माँ, वो मैं कभी कभी भूल ही जाती हूँ। एक दिन सोनम का पति यानी पारुल का छोटा भाई भुवन उसके लिए एक नया और महंगा ड्रेस लाता है। वाह सोनम, ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ पारुल दीदी, आपके भाई ने ही लाया है मेरे लिए, मुझ पर बहुत जचेगा। सोनम, वैसे मुझे एक फंक्शन अटेंड करना है परसों, यहाँ पर मेरे पास इतने अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, तो क्यों ना मैं यही ड्रेस पहन लूं। लेकिन दीदी वो। सोनम दे दो ना।
इतना क्या सोच रही हो? ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, आप ये ड्रेस पहन सकती है। सोनम अपना महंगा ड्रेस अपनी किराएदार ननंद को देती है और एक फंक्शन के लिए उसे बोलकर पारुल सोनम को वो ड्रेस कई दिनों तक नहीं लौटाती। अब पारुल के बढ़ते गलत बर्ताव को देख चमेली को बहुत गुस्सा आने लगता है। दिन गुजरते जाते हैं। अक्टूबर होने की वजह से मुंबई में गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे में ऊपर के कमरे में भी बहुत गर्मी होती है। हाय, कितनी गर्मी हो रही है। माँ के कमरे में इतनी गर्मी नहीं होती होगी। आफ्टर ऑल वो नीचे का कमरा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं माँ के कमरे में रखा हुआ कूलर ही उठा लाती हूँ। वैसे भी वो वहां होकर किसी काम का नहीं होगा। फिर पारुल अपने माँ के कमरे का कूलर लाती है। सोनम उसे कूलर ले जाते हुए देखती है और उसे रोककर कहती है, दीदी, आप ये माँ जी का कूलर कहाँ ले जा रही है? अरे सोनम, वो ऊपर के कमरे में रेगिस्तान जैसी गर्मी हो रही है, इसीलिए नीचे के हिमाचल प्रदेश से मैंने ये कूलर ही उठा लिया। लेकिन दीदी, आप माँ जी को एक बार पूछ तो लेती। अरे क्या तुम भी सोनम, माँ क्या मुझे खाने वाली है क्या? वो कुछ भी नहीं कहेगी। इतना कहकर पारुल वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में जब चमेली को ये बात पता चलती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या? इस लड़की के नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और तू क्यों जगन माता बनती फिर रही है? अरे वो लड़की बहुत चैप्टर है। दूसरों को येड़ा बनाकर पेड़ा खाना उसे बखूबी आता है बहू। लेकिन माँ जी, मुझे ये सब बातें नहीं पता थी। और कितना भी कर लो, आखिर मैं तो इस घर की बहू हूँ और वो इस घर की बेटी है। अरे काहे की बेटी? बेटी होने के काम तो उसने कुछ किए भी नहीं है। रुक जा, उसे तो मैं कल बताती हूँ, जब उसकी किराए देने की बारी आएगी। अगले दिन, ओ महारानी, चल किराए के पैसे निकाल, पूरे 50,000 रुपए। क्या? इतने सारे पैसे? 50,000 सुनकर पारुल अपना सर पकड़ लेती। लेकिन इतना कैसे माँ? 5,000 तेरे रहने का किराया, 7,630 तेरे उस कुरियर के पैसे जो तूने दूंगी दूंगी बोलकर दिए ही नहीं, 10,000 बहू के ड्रेस के पैसे, एक दिन के लिए बोलकर तूने अब तक नहीं लौटाया उस ड्रेस को, नक्श को संभालने के 2,000 रुपए, घर का राशन इस्तेमाल करके और मुफ्त के रोज पंच पकवान ठूसने के 10,000 रुपए, कूलर इस्तेमाल करने का 8,000 रुपए और बाकी की सारी सुविधाओं को मुफ्त में लाभ उठाने का 8,000 रुपए। इस तरह पूरे 50,000 रुपए। माँ, आप इतनी कठोर कब से हो गए? अब अपनी ही बेटी का खाना पीना और बाकी सब बातें बोलकर दिखाओगी क्या? अरे, अगर तूने बेटी बनने का कोई धर्म ही नहीं निभाया तो हम तेरे प्रति प्यार क्यों जताए? मतलब ही कही कि इस एक महीने में तू एक बार भी नीचे हमारे साथ चाय पीने तक नहीं आई, ना खाना खाने, यहाँ तक कि नक्श को मिलने तक नहीं देती थी तू। और उसके साथ खेलने की बात करो तो उसकी पढ़ाई बीच में आ जाती और जब तुझे जरूरत होती थी तब बराबर उसे हमारे पास छोड़कर चली जाती थी। आपने तो बस एक किराएदार का किरदार ही निभाया है पारुल दीदी। किराएदार बनने के बाद आप ये भूल ही गई कि आप बेटी हो, बहन हो, ननंद हो। अरे हम तो तुझसे पैसे भी नहीं लेने वाले थे, लेकिन तेरी हरकतों को देखकर हमें ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ा। चल निकाल अब पैसे। उन दोनों की बातें सुनकर पारुल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मैंने बस आप लोगों का फ़ायदा ही उठाया है। मैं भूल ही गई थी कि मैं एक बेटी, ननंद और बहन भी हूँ।
मैं थोड़ी आलसी भी हूं ना माँ, इसीलिए। अरे चुप रहे तू नालायक। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे मत समझा तू। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। और अगर आज के बाद तुझे यहाँ पर रहना है तो किराएदार नहीं, बेटी बनकर रहना होगा। तेरा ये माफी मांगने का नाटक यहाँ पर नहीं चलने वाला। चमेली की बातों से पारुल को अपनी गलती समझ आती है और उस दिन के बाद से वो अपनी माँ और भाभी के साथ प्यार से रहने लगती है। रश्मि और विराज की नई नई शादी होती है। उन दोनों में भरपूर प्यार होता है। रश्मि, तुम्हारे हाथों के बने ये नूडल्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम तो बेस्ट शेफ और बेस्ट बीवी हो। आई लव यू मेरी जान। ओह, आई लव यू टू विराज। एक दिन उनके पड़ोस में मालिनी नाम की एक विधवा औरत अपने छोटे बेटे पिंकू के साथ रहने आती है। एक सुबह मालिनी रश्मि और विराज के घर की घंटी बजाती है। तभी विराज दरवाजा खोलता है। विराज को देखते ही मालिनी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। जी आप कौन? नमस्ते, मेरा नाम मालिनी है। मैं यही आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। दरअसल मैंने राशन अभी तक भरा नहीं है, इसीलिए क्या आप मुझे थोड़ी चीनी दे सकते हैं? मेरे छोटे बेटे पिंकू को मुझे नाश्ता बनाकर देना है। मेरी बीवी तो अभी तक बाजार से वापस नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं ही आपको शक्कर दे देता हूँ। फिर विराज मालिनी को थोड़ी सी चीनी लाकर देता है। मालिनी अपनी नजरें विराज से हटा ही नहीं पा रही थी। मालिनी घर जाकर रात में खिड़की से विराज और रश्मि के घर पर झांक कर देखने लगती है। ओ माय गॉड, कितना हैंडसम है ये। अपनी बीवी से बहुत प्यार भी करता है। देखो तो कैसे एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। अब धीरे धीरे मालिनी विराज के घर पर किसी न किसी तरह की मदद मांगने ही आती रहती है। रश्मि, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बोलो ना मालिनी, अब तो तुम हमारी पड़ोसन हो। अगर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम नहीं आए तो कौन आएगा भला? हाँ रश्मि, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। वो मेरे बेटे पिंकू को गणित में कुछ समस्याएं हल करने में परेशानी हो रही है। मैं तो ठहरी अनपढ़, मुझे तो कुछ नहीं आता। लेकिन क्या तुम उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करोगी? अरे क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। धन्यवाद रश्मि, मैं अभी पिंकू को लाती हूँ। फिर मालिनी पिंकू को रश्मि के पास लाती है और फिर रश्मि पिंकू को कमरे में लेकर पढ़ाती है और विराज और मालिनी बाहर हॉल में ही बैठ जाते हैं। मालिनी जी, आपके पति को गुजरे हुए कितने साल हो गए? करीब 4-5 साल तो हो ही गए। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं विराज जी। तो फिर आपने वापस शादी करने का फैसला क्यों नहीं लिया? अब आपसे क्या छुपाना विराज जी, मुझे आपके जैसा फिट, हैंडसम और समझदार आदमी कभी मिला ही नहीं। अच्छा जी। एक दिन मालिनी के घर की लाइट अचानक से चली जाती है। तभी वो विराज के घर आती है और उससे कहती है, विराज जी, आपके घर की लाइट तो चल रही है, फिर मेरे घर की लाइट क्यों चली गई? चिंता मत कीजिए मालिनी जी, शायद स्विच बोर्ड में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। एक काम करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विराज मालिनी के साथ उसके घर चला जाता है और वो स्विच बोर्ड चेक कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से मालिनी का पैर फिसलता है और वो विराज के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों उस घने अंधेरे में भी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मालिनी तुरंत विराज को किस कर देती है। उतने में वहां लाइट आ जाती है और दोनों एकदम ऑकवर्ड हो जाते हैं और विराज तुरंत वहां से चला जाता है। 2 से 3 दिन तक विराज मालिनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। फिर 3 दिन बाद जब रश्मि कुछ सामान लेने बाहर गई होती है, तभी मालिनी विराज के पास जाती है। विराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने जो किया वो सरासर गलत था।
मैं एक विधवा हूँ और अकेलेपन के चलते मैं उस दिन कमजोर हो गई और अपने आप को रोक ही नहीं पाई। कोई बात नहीं मालिनी जी, मैं समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। विराज जी, सच कहूँ तो मुझे आपसे प्यार होने लगा है। मैं आपको बहुत चाहने लगी हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मुझे उतने ही चाहते हैं, है ना? क्या? ये आप कैसी बातें कर रही है मालिनी जी? मैं एक बहुत ही सुलझा हुआ आदमी हूँ। मैं अपनी बीवी रश्मि से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। नहीं विराज जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं मालिनी, तुम अब चुप ही रहो। फिर विराज मालिनी को जाने के लिए कहता है और उस दिन के बाद से वो मालिनी से बात करना पूरी तरह बंद कर देता है। एक सुबह जब विराज शर्टलेस होकर अपनी बालकनी में वर्कआउट कर रहा होता है, तभी उसे मालिनी खिड़की में से फ्लाइंग किस देती है और विराज उसे गुस्से से देखता है और घर के अंदर चला जाता है। एक दिन रश्मि अपने मायके चली जाती है। तभी मालिनी फिर से विराज के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। मेरा शर्ट छोड़ो मालिनी और चली जाओ यहाँ से। विराज, तुम्हें मेरे साथ वो सब करना होगा जो एक पति पत्नी के बीच होता है। आजकल ये सब बहुत ही नॉर्मल है। मान जाओ ना, क्यों तड़पा रहे हो मुझे? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। एक बार में कहा हुआ तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बेवकूफ। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुमने मुझे मना किया है ना, अब देखना कैसे मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ, वो भी जबरदस्ती करने के मामले में। मैंने ऐसे ही कई सारे लड़कों को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। अब तुम देखना, तुम तो गए अब। फिर मालिनी अपने शरीर पर झूठी चोट की निशानियां बनाती और वो अपने कपड़ों को भी थोड़ा बहुत फाड़ देती है और बाद में पुलिस को लेकर विराज के घर पहुंचती है। यही है वो दरिंदा आदमी जिसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे साथ जबरदस्ती की। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तभी वहां पर रश्मि आ जाती है और रश्मि को देख मालिनी बहुत खुश होती है, लेकिन विराज बहुत डर जाता है। मेरा पति बेकसूर है और यहाँ मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने आई हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो रश्मि? तुम्हारे पति ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, ये देखो उसके निशान। हाँ, वो तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब। फिर रश्मि पुलिस को वो वीडियो दिखाती है जिसमें मालिनी विराज के साथ जबरदस्ती कर रही होती है। ये वीडियो झूठ है। फिर रश्मि मालिनी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बस, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। मैंने तो तुझे उसी दिन विराज को अपने प्यार का इजहार करते हुए देख लिया था, लेकिन तब भी मेरे विराज ने तुझे मना कर दिया था और वो तुझसे दूर रहने लगा। और मैं ये अच्छे से जानती थी कि तेरा पर्दाफाश करने के लिए मुझे घर के बाहर जाने का नाटक करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तू आकर विराज को परेशान करेगी। और इसीलिए मैंने ये सारा नाटक रचाया। और मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर मैं पुलिस के पास भी जाऊं तो हमारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। इसीलिए तुझे फंसाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि ये औरत मुझ जैसे और आदमियों को परेशान करे, इससे गिरफ्तार कर लो। विराज, मालिनी के गुनाहों की सजा बेचारा पिंकू क्यों सहे? इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि हम अब पिंकू को अपने पास ही रखेंगे और उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। हाँ रश्मि, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर विराज और रश्मि कानूनी तौर पर पिंकू को अडॉप्ट कर लेते हैं।